एनिमे की शुरुआत पे हमें जेजू नाम के आइलैंड पे 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रैंक के हंटर्स आए हुए थे एंड मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए। इनका मेन मकसद यही था कि ये लोग एंड मॉन्स्टर्स को यहीं पे खत्म कर देंगे ताकि एंड मॉन्स्टर्स मेनलैंड यानी जापान पे हमला ना ही कर पाए। पर ये एंड मॉन्स्टर्स इतने ताकतवर होते हैं कि ये लोग लो रैंक के सारे हंटर्स के ऊपर हावी पड़ रहे थे और इन सारे लो रैंक को बचाने के लिए वहाँ पे एस रैंक के सारे हंटर्स भी पहुंच जाते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम से एक 10 साल पहले का एक सीनरी देखा जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले दुनिया के बहुत से जगहों पे बहुत से अलग अलग तरीके के गेट्स खुलने लगे थे जो कि अलग डायमेंशन से जुड़े हुए थे और उन गेट्स के अंदर से बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के मॉन्स्टर्स बाहर आते थे जिनके ऊपर नॉर्मल किसी वेपन का इस्तेमाल बिल्कुल बेकार था। और जब इंसानियत ने हार मान ली थी तभी कुछ इंसानों ने अपने अंदर अलग ही ताकत को महसूस किया था, जिन ताकत का इस्तेमाल करके वो लोग मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ने लायक हुए थे और उन सब को हंटर्स कहा जाने लगा। हंटर्स को अपने पावर्स वाइज अलग अलग रैंक दी जाती है, जैसे सबसे ऊपर रहता है एस रैंक एंड सबसे नीचे वाला होता है ई रैंक। अब प्रेजेंट टाइम पे एक ब्लू गेट के पास बहुत सारे हंटर्स आए हुए थे। इनका मिशन था कि ये लोग ब्लू गेट के मॉन्स्टर्स को हरा दें एंड इनके बॉस को खत्म करके मेन गेट को बंद कर दें ताकि ये लोग गेट से बाहर ना आ पाए। अब गैदरिंग के दौरान वहाँ पे संगजिन वो यानी कि हमारा इस एनिमे का मेन कैरेक्टर आ जाता है, जिसे देख बहुत सारे लोग उसको देख के खुश हो जाते हैं, जिनमें से एक शख्स को लगता है कि ये कोई बड़ी हस्ती है, पर दूसरा शख्स बताता है कि असल में कोई बड़ी हस्ती नहीं है, असल में संगजिन वो एक ई रैंक का हंटर था, पर वो इतना ज़्यादा कमजोर हंटर है कि वो उसे ई रैंक के मेंशंस पे भी अधमरा पाया गया था और इसलिए उसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाने लगा। और इस चीज के लिए लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, ना कि तारीफ कर रहे हैं। अब संग जिनवू को सब कुछ सुनाई दे रहा था एंड वो एक्सेप्ट कर रहा था कि आखिर सच ही तो है। अब जिनवू के पास बी रैंक की एक हीलर जूही आ जाती है और उसे बहुत ज्यादा डांटती है उसके पिछले वाले मिशन के गलतियों की वजह से। और हमें यह पता चलता है कि पिछले वाले ई रैंक की मिशन पे जिनवो इतने ज्यादा घायल हो गया था कि उसे 3 हफ्तों तक हॉस्पिटल पे एडमिट रहना पड़ा था और जूही जिनवू को इस मिशन पे भी जाने से रोकती है क्योंकि ये एक डी रैंक की मिशन है और वो इस पे घायल हो सकता है। पर जिनवू स्माइल के साथ ये बताता है कि उसके पास जूही जैसी एक काबिल हीलर है तो उसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड उनके कैप्टन के साथ वो लोग उस ब्लू गेट के अंदर घुस जाते हैं एंड उनके रेड मिशन को स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता चलता है कि असल में जितने भी हंटर्स है वो लोग मॉन्स्टर्स को मार के उनको कुछ स्टोन्स मिलते हैं जिन्हें एसेंस स्टोन्स कहा जाता है और माना क्रिस्टल्स जो कि केव्स के अंदर मिलते हैं। और इन एसेंस स्टोन की मदद से ये लोग बहुत तरह के अलग अलग टाइप्स की एंड बहुत पावरफुल वेपन्स बनाते हैं, जो वेपन्स के इस्तेमाल करके वो लोग मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। अब रेड मिशन के दौरान जिनवो को एक एसेंस स्टोन मिल जाती है पर उसके ऊपर एक गॉब्लिन हमला कर देता है जिससे वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, पर उसे दूसरे हंटर्स बचा लेते हैं और साथ में जूही अपने हीलिंग मैजिक से उसे हील करने लगती है और ऐसी हालत में जिनवो फिर से खुद को अकेला हुआ पाता है। जिनवो की ऐसी हालत देख जूही उससे पूछती है कि आखिर वो हंटर क्यों बना, जिसका जवाब जिनवो नहीं देता है, पर हमें पता चलता है कि जिनवो की माँ किसी बीमारी की वजह से कोमा में है जिसके इलाज के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, साथ में उसकी बहन को पढ़ाने के लिए भी उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, तो इसलिए वो हंटर बना था। अब आखिरी बॉस को खत्म करके रेड मिशन खत्म हो जाती है, लेकिन रेड मिशन के दौरान हंटर्स को उतने एसेंस स्टोन्स नहीं मिलते हैं जितने उनकी उम्मीद थी। पर उनमें से एक हंटर को उस केव के अंदर एक सुरंग दिखती है जिस सुरंग का अंदर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता था, पर बाकी हंटर्स को ये लगा कि ये भी हो सकता है कि उस सुरंग के अंदर बहुत सारे एसेंस स्टोन्स हो जिनको बेच के वो लोग मालामाल हो जाएंगे और वो लोग मिलके उस सुरंग के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन इनका कमांडर इस बात से पहले तो इनकार करता है, बट बाद में वोटिंग के द्वारा और जिनवो की लास्ट वोटिंग की वजह से वो लोग सब सुरंग के अंदर घुस जाते हैं। अब सुरंग के अंदर बहुत चलने के बाद उन लोगों को एक बहुत बड़ी मेन गेट दिखती है। इसे ओपन करते ही उसके अंदर के मेज के अंदर बहुत से मसाल अपने आप ही जल उठते हैं एंड उन्हें दिखता है कि वहाँ बहुत सारी मूर्तियां थी, जिसमें से एक सबसे बड़ी मूर्ति थी जो कि एक सिंहासन पे बैठा हुआ था, जिसे देख सब लोग चौंक तो जाता है लेकिन कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या है। फिर उन सबके कमांडर को एक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ दिखता है जिसमें लिखा था, जिस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि भगवान का सम्मान करो, भगवान की पूजा करो और भगवान को अपनी भक्ति साबित करो। फिर भी वो लोग इस मेज को एक्सप्लोर कर ही रहे थे तभी अचानक उस मेज का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसे देख एक हंटर बहुत ज्यादा डर के उस गेट को ओपन करने जा रहा होता है एंड जैसे वो गेट को ओपन करता है गेट के पास वाले खड़ा हुआ एक मूर्ति अपने आप हिल के हंटर के सर को धड़ से अलग कर देता है, जिसे देख सारे के सारे हंटर्स डर जाते हैं एंड जिनवो को ये महसूस होता है कि पीछे वाला जो बड़ा वाला मूर्ति था उसकी आंखें हिल रही हैं एंड जैसे वो हिलती हैं जिनवो सबको झुकने को कहता है क्योंकि वो मूर्ति एक लेजर लाइट मारने वाली थी और वो लोग समझ आते हैं कि ये जो डी रैंक की गेट थी ये असल में एक एस रैंक की गेट है
इन सब को देखने के बाद जिन्हों को समझ में आता है कि जितने भी नियम थे उन बोर्ड्स पे अगर वो ये सब मान लेंगे तो वो लोग आराम से बच के यहाँ से निकल सकते हैं। तो नियम के हिसाब से पहला नियम था गॉड का सम्मान करो, तो वो लोग सबको झुकने को कहता है जिन्हो। एंड जैसे ही झुक के वो गॉड को सम्मान दिखाते हैं वो गॉड की मूर्ति अपने आप हंसने लगती है, जिससे ये क्लियर होता है कि गॉड को सम्मान देना भी एक नियम था एंड बाकी नियम पूरा करने पर वो लोग सेफली घर जा सकते हैं। और तभी उनमें से एक को अपने स्पीड पे इतना भरोसा था कि वो वहां से भागने की कोशिश किया था, लेकिन वो जैसे ही भागने की कोशिश किया था उसके ऊपर लेजर लाइट से उस मूर्ति ने हमला कर दिया और उसे 12 सेकंड पे खत्म कर दिया, जिसे देख जिन लोगों को इतना क्लियर हो चुका था कि अगर वो मूर्ति चाहे तो उन सबको एक ही वक्त पे खत्म कर सकता है, बट वो नहीं करेगा क्योंकि वो मूर्ति खुद को भगवान समझ रहा है। एंड देन वो मूर्ति अचानक ही खड़ी हो जाती है एंड उनकी तरफ बढ़ने लगती है। एंड सेकंड नियम के अनुसार भगवान की पूजा करनी होगी। एंड जैसे ये जिनको समझता है वो सबको उन मूर्तियों के पास खड़ा होने को कहता है जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे, और वो सब लोग उन इंस्ट्रूमेंट्स वाले मूर्तियों के पास खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिन वो गलती से एक वेपन वाले मूर्ति के पास खड़ा हो जाता है जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला था, पर जैसे तैसे जिन वो बच जाता है और दूसरा नियम भी फुलफिल हो जाता है और मूर्ति भी दोबारा अपने सिंहासन पे बैठ जाती है। एंड देन मेज के बीच एक बहुत ज्यादा अजीब ही लाइट जलने लगती है और हमें पता चलता है कि ये एक बलिस्थान है और आखिरी नियम के अनुसार अब भगवान को बलि दे के उसको अपनी भक्ति साबित करनी पड़ेगी। अब आखिरी नियम के दौरान सब लोग कमांडर को ही दोषी साबित करते हैं एंड उसे ही मेज के अंदर जाने को कहते हैं, पर कमांडर के मेज के अंदर जाने के बाद भी कुछ भी नहीं होता। एंड देन जिन लोगों को समझ में आता है कि अगर सब लोग एक साथ मेज के अंदर जाएंगे तभी ये रिचुअल स्टार्ट हो सकता है। एंड जैसे वो लोग सब मेज के अंदर दाखिल होते हैं तभी अचानक से मेन गेट खुल जाता है एंड मेन गेट खुलने साथ ही जितने भी वेपन वाले मूर्तियां थी वो सब उनके तरफ बढ़ने लगती हैं, जिसे देख वो सब डर जाते हैं। एंड उनमें से एक लड़की डर के सेफली गेट से बाहर निकल जाती है, जिसे देख सब लोग को लगता है कि सब लोग अगर यहाँ से भाग जाएंगे तो इजीली ये सब उनसे बच सकते हैं। पर सेकेंड नियम के दौरान जिन्हो का पैर कट चुका था तो इसलिए वो भाग नहीं सकता, तो उसे छोड़ सब लोग वहां से भाग जाते हैं। एंड जिन्हो के अकेले होने की वजह से जितने भी वहां पे वेपन मूर्तियां थी वो सब जिन्हो के ऊपर हमला करने लगते हैं एंड उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंजरी करते हैं। इतने सारे इंजरी की वजह से जिन्हो को समझ में आता है कि आखिर में उसी को ही खत्म होने मिला, क्योंकि वो सबसे कमजोर था और वो कुछ भी नहीं कर पाया। अब घायल होने के दौरान जिन्हो की सांसें बंद हो रही थी, पर सांसें बंद होने के वक्त जिन्हो यही दुआ कर रहा था कि उससे एक और चांस मिलता तो बहुत अच्छा रहता। और तभी जिन्हो के सामने एक पैनल शो करने लगती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। और इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। अब लोग वीडियो पसंद ही होगी, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा एंड कीप एनिमे वॉचिंग।